ठंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में। सत्ता का संग्राम की शुरुआत हमने छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सियासी हालात का जायजा लेने के लिए किया था और इसकी शुरुआत की थी हमने बस्तर लोकसभा क्षेत्र से, जहां पर पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होना है। और उसके बाद लगातार हमारी टीम ने पूरे प्रदेश का दौरा किया और प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों में हमने चौपाल लगाकर आम मतदाताओं का मूड जाना कि इस बार मतदाताओं का मूड क्या है 2019 के महासंग्राम को लेकर। तो सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण के बाद आज हम सत्ता के संग्राम के तहत रायपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि हमारी आखिरी लोकसभा है। और यहाँ पर मतदाताओं का क्या मूड है ये जानने के लिए हम चर्चा करेंगे कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर यहाँ पर मतदान होना है। खास बात यह है कि इस बार जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं वो नगर निगम की राजनीति से ऊपर आए हैं और पहली बार दोनों ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही रोचक मुकाबला है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं रायपुर लोकसभा के इतिहास पर। लोकसभा से पहले चुनाव के साथ अस्तित्व में आए रायपुर संसदीय क्षेत्र का न केवल प्रदेश बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास में एक अहम स्थान है। इस सीट पर आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आचार्य कृपलानी ने चुनाव लड़ा था। तो वहीं यहां से चुनाव जीतकर समाजवादी नेता पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने भी अपनी राष्ट्रीय पटल पर पहचान बनाई। जबकि इस सीट से निर्वाचित कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ला का आपातकाल के दौरान और बाद में भी राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा रहा। गांधीवादी और किसान मजदूर आंदोलन के प्रेरता केयूर भूषण भी रायपुर संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे। रायपुर संसदीय क्षेत्र का अस्तित्व 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में ही आ गया था। शुरुआती दौर में यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपातकाल के बाद 1977 से पहले हुए 5 चुनावों में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल। अगर कुछ बदला तो वो थे विजय प्रत्याशियों के नाम। 2 सदस्यीय इस संसदीय क्षेत्र में पहले चुनाव में भूपेंद्र नाथ मिश्रा के साथ मिनीमाता अगमदास गुरु सांसद चुनी गयी। 1957 में हुए दूसरे चुनाव में राजा बीरेंद्र बहादुर सिंह के साथ रानी केशर कुमारी देवी सांसद चुनी गयी। जबकि 1962 के चुनाव में रानी केशर कुमारी देवी के साथ श्याम कुमारी देवी सांसद के रूप में चुनी गई। एक सदस्यीय सीट होने के बाद साल 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस के लखनलाल गुप्ता ने जीत हासिल की। उन्होंने 1947 में भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जेबी कृपलानी को पराजित किया। कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर जन कांग्रेसी प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे। इसके बाद 1971 में चुनाव में परिदृश्य बदला। अब की बार मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे और जनसंघ के प्रत्याशी बाबूराव पटेल को बड़े अंतर से हराया। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर आपातकाल के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले विद्याचरण शुक्ल भी आपातकाल को लेकर लोगों के गुस्से से बच नहीं पाए। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने उन्हें हार का स्वाद चखाया। वहीं 1980 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे गांधीवादी केयूर भूषण ने स्वतंत्र प्रत्याशी पवन दीवान को पराजित किया। जबकि 1984 में हुए चुनाव में केयूर भूषण ने फिर से जीत हासिल की। इस बार उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बैस को 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में रमेश बैस ने कांग्रेस प्रत्याशी केयूर भूषण को हराकर रायपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का खाता खुलवाया। हालांकि इससे अगले चुनाव यानी कि 1951 में विद्याचरण शुक्ला ने कांग्रेस की यहां वापसी करा दी। लेकिन इसके बाद हुए चुनावों में रमेश बैस ने क्षेत्र पर मानो एक तरफा ही अधिकार जमा लिया। 1996 में बैस ने कांग्रेस के ध्यानेंद्र साहू को
तो वहीं 1998 में विद्याचरण शुक्ल को, जबकि 2004 में श्याम चरण शुक्ल को 1.25 लाख से भी ज्यादा मतों से हराया। वहीं 2009 में चुनावी दंगल में रमेश बैस वर्तमान समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भारी पड़े, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में रमेश बैस कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा को हराकर दिल्ली पहुंचे। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सभी 10 सांसदों की टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी से रायपुर सीट से रमेश बैस का टिकट काटकर सुनील सोनी पर दांव लगाया, जबकि उनके सामने कांग्रेस के प्रमोद दुबे हैं। वो वर्तमान में रायपुर के महापौर हैं। अब देखते हैं कि 9 विधानसभा सीटों से मिलकर बने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में अब की बार जीत बीजेपी की होती है या फिर कांग्रेस से प्रमोद दुबे जीत का दम भरते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से विनोद दुबे की रिपोर्ट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। एक बार फिर रायपुर लोकसभा में कैसा रहेगा इस बार चुनाव का मिजाज, इस बात की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको आज हमारा जो विशेष पैनल है उससे आपका परिचय कराता हूं। आज हमारे साथ विशिष्ट मेहमान हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी हैं जो बीच में बैठे हुए हैं। उनके बाईं ओर बैठे हैं पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी जो भाजपा नेता हैं, और साथ में चूंकि इस बार ये देखा गया है कि विधानसभा चुनाव के समय से किसान कहीं न कहीं राजनीति के केंद्र में रहे हैं, तो इसलिए किसानों की काफी चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि इस बार किसान जो है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। तो हमने आज अपने पैनल में किसान नेता संकेत ठाकुर जी को शामिल किया है। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं सत्यनारायण शर्मा जी से। जिस तरह से देखा गया कि एक लंबे समय से स्वतंत्रता के बाद से यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है, रायपुर सहित पूरा छत्तीसगढ़ एक तरह से गढ़ रहा है, लेकिन खासतौर पर रायपुर लोकसभा के बारे में ये कहा जाता है कि 1989 में जब से भाजपा के रमेश बैस यहाँ से जीते, उसके बाद पूरा 89 से लेकर आज तक केवल एक बार छोड़ दें जब विद्याचरण शुक्ल जी ने बहुत ही माइनर वोटों से एक बार उनको हराया था 89 के बाद वाले चुनाव में, और उसके बाद से लगातार यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में इस प्रदर्शन को कैसे दोहरा पाएंगे, खासतौर पर जबकि लगातार यहाँ पर 7 बार से सांसद चुने गए थे रमेश बैस। क्या इस बार के मुद्दे हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? देखिए, माननीय रमेश बैस जी की टिकट कट गई है और इसलिए उनके बारे में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, रमेश बैस जी को मैंने 1985 में हराया था। इसके अलावा इस संबंध में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार थी, इस 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाराजगी के कारण पूरे प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया है। 68 सीटें हम लोग जीत करके आए हैं और विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर तक नहीं लगी थी। आप देखें, इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा था। इसीलिए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके हाईकमान ने नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह की फोटो लगाना मुनासिब नहीं समझा। अब इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, किसानों को भरपूर फायदा कांग्रेस ने दिया है। 2500 रुपए क्विंटल धान की बिक्री का खरीदी का निर्णय और कर्ज माफी का निर्णय किसानों के लिए बहुत राहत देने वाला है, और इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है, नौजवानों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। अभी मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, सारी योजनाएं असफल हुई और इसलिए मोदी जी को परखा लोगों ने। इस बार कांग्रेस के लोगों को चाहते हैं। माननीय प्रमोद दुबे जी बहुत ही नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं और रायपुर के मेयर रहे हैं। रायपुर का विकास उन्होंने किया है और इसलिए जनता इस बार प्रमोद दुबे जी को जिताएगी, इसमें कोई शक और समय की गुंजाइश नहीं। क्या लगता है, नकारात्मक वोट ज्यादा मिलेगा या सकारात्मक वोट? नकारात्मक वोट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ सकारात्मक वोट ज्यादा हमें मिलेगा। उसका कारण ये है कि प्रमोद दुबे जी से मनोज जी हर आदमी व्यक्तिगत रूप से जुड़ा है। नौजवान, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान, गांव के लोग, शहर के लोग पूरी तरह से प्रमोद दुबे जी के साथ काम कर रहे हैं
और इस बात का हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद प्रभु तुलसी जी को निश्चित रूप से मिलेगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। चलिए चंद्रशेखर साहू जी से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि 21वीं सदी में खास तौर पर रायपुर लोकसभा सीट जो है वो भाजपा की परंपरागत सीट बनकर रह गई है और इसीलिए इतनी निश्चिंतता से आपकी पार्टी ने 7 बार के सांसद रहे रमेश बैस का टिकट काटकर एक नए चेहरे को मैदान में उतारा है। क्या ये फार्मूला है? क्या रमेश बैस पे भरोसा नहीं था? क्या एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था? या जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आप लोग चेहरे नहीं बदलने के कारण हार गए थे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने चेहरा बदला है? मनोज जी, रायपुर लोकसभा पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी लगातार 7 बार यहां जीती है, जीत हासिल की है और 8वीं बार भी इतिहास में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतकर एक नया पन्ना एक यहां पर इस लोकसभा क्षेत्र में फिर से जुड़ेगा। और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता माननीय सत्यनारायण जी स्वयं जानते हैं, इसके पहले 2014 के चुनाव में वो 1 लाख से भी अधिक वोटों से माननीय रमेश बैस जी से हारे थे और 178। और उसी तरीके से जैसा अभी परिदृश्य है कि हम दोबारा मोदी जी को सुनना चाहते हैं और जैसे जिक्र आया है कि प्रदेश सरकार का यहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत है, युवाओं के लिए वादा किया गया था कि 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता प्रदेश की सरकार बनने के बाद, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद दी जाएगी। 2500 में 15 रुपया नहीं मिला। और इस तरीके से आप देख लीजिए, शराबबंदी का मामला है। शराबबंदी के लिए कहा गया, एकदम से यू टर्न, पूरी तरीके से यू टर्न शराबबंदी के मामले में लिया। और मुझे लगता है एक बार फिर से इस क्षेत्र की जनता, खासकर रायपुर राजधानी की जनता और हमारे रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री चुनने के लिए आतुर है। और राष्ट्र की सुरक्षा का विषय है, राष्ट्रीय मुद्दा है। और इसलिए मित्रों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और ऐसी स्थिति में हम अपने ये जो बगल में दिख रहा है हमारा ये व्हाइट हाउस, देखिए नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। आप स्वयं वोट देने जाएंगे, उस समय पता चलेगा। कृपया शांति बनाए रखिए। सुनिए उसके बाद देखिए बात सुनिए। अभी कार्यक्रम में बहुत टाइम है, उसके पास आऊंगा। आप अपनी बातें रखिए। इस तरह नारे लगाने से मजा नहीं आएगा, फिर हम सुनेंगे नहीं। एक नारा लगाएगा, चौकीदार सुने, उसके बाद हमें जवाब देना है। मनोज जी, ये बगल में नगर निगम का मुख्यालय दिख रहा है व्हाइट हाउस ग्रुप में। हम सब इसकी पहचान इस रूप में ली जाती है। ये इसकी शिल्पी, यदि इसका शिल्पी कोई रहा है तो सुनील सोनी जी रहे। मेयर के रूप में उन्होंने इसका डिजाइनिंग किया, इसकी शुरुआत की, प्रावधान किया, वित्तीय प्रावधान हुआ और छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बनाया। ये हमारे सामने उदाहरण है। एक सामान्य आदमी, एक सामान्य कार्यकर्ता का परिवार, जनसंघ से जुड़ा होगा, लेकिन परिवार एक प्रकार से सुनील सोनी जी, हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हर दिल अजीज साथी है। सुनील सोनी वो जनता के बीच में है, चुनाव के मैदान में है और रमेश बैस जी का भरपूर समर्थन उन्हें है, उनका आशीर्वाद है। रमेश बैस जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा निवेदन। टिकट कटी हो, उनका क्या निर्देशन रहेगा? वो तो बेचारे दुखी हैं बेचारे। आप स्वयं रहे हैं इसी लोकसभा क्षेत्र में, 3 बार टिकट बदला गया, कुर्सियां फेंकी गई, कांग्रेस भवन में कुर्सियों को तोड़फोड़ किया गया। एक बार श्रीमती छाया वर्मा जी को रायपुर आए थे, को मिला और फिर को मिला। याद करिए वो जमाना, याद करिए अग्रवाल याद करिए आप। वही सुनील सोनी, और छाया वर्मा की टिकट काट के जी को दिया गया। ये हालत आप देख लीजिए, ये विषय हमारे सामने है।
साहू जी एक सवाल जैसा कि इन्होंने उठाया था, सत्यनारायण शर्मा जी ने एक बात कही थी कि विधानसभा चुनाव में मोदी और अमित शाह को यहाँ के लोगों ने ठुकरा दिया। अब कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा 4 महीने के भीतर उनके नाम की एक लहर बन जाएगी? जी, क्या कहेंगे इस बारे में? एक बार रिपीट करिए ना। देखिए, शोर करेंगे तो आपका शांति बनाए रखिए। हम अभी सबके पास आएंगे, आपसे सवाल लेंगे, उस दौरान आप अपनी बातें रखिए। इस तरह हल्ला गुल्ला करने से नहीं बनेगा। दोनों वरिष्ठ नेता दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने खूब आगे किया मोदी का नाम, जहां पे मोदी और अमित शाह की सभाएं हुई वहां पर भी पार्टी को किसी तरह से कोई सफलता नहीं मिली, और उनका ये कहना है कि मोदी और अमित शाह को यहाँ की लोगों ने नकार दिया है। अब कैसे उनकी सरकार? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं है। इसी प्रदेश में आप देख लीजिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसके नतीजे क्या है, और लोकसभा के मुद्दे अलग है, लोकसभा की परिस्थितियां अलग है, और हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा पर। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश के सेना पर, देश के पराक्रम पर जिस तरीके से सवाल उठाया है, आप एक प्रकार से सबूत मांगे, वो सबूत दिया जाएगा 23 अप्रैल को। सबूत दिया जाएगा जब कमल फूल खात में लोग बटन दबाएंगे, वही उसका सबूत होगा। चलिए अब संकेत जी से बात करते हैं। संकेत जी, आप बताइए, जिस तरह से आपने देखा विधानसभा चुनाव में किसान जितने बड़े मुद्दा थे, और उस चीज को भांप कर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र तैयार किया था और जो किसानों के लिए जो घोषणाएं की थी, ऐसा दिख रहा था कि जिस तरह से वेव पैदा हुआ कांग्रेस के फेवर में, और 3/4 से ज्यादा बहुमत से वो सरकार में लौटे 15 साल बाद। तो क्या लगता है इस चुनाव में किसान कितना बड़ा मुद्दा है, और दोनों ही राजनीतिक दलों ने जो अभी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें किसानों को फोकस किया है? क्या लगता है किसके घोषणा पत्र के बारे में आप कहेंगे कि ज्यादा अच्छा घोषणा पत्र कांग्रेस का है कि भाजपा का है? देखिए, आज ही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। मात्र 4 माह पहले देश में एक किस्म से सेमीफाइनल हुआ था लोकसभा का, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले पराजय से कोई सबक नहीं लिया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन 2 प्रमुख मुद्दों को लेकर देश के किसानों ने आंदोलन किया, और जिसकी वजह से कांग्रेस को मजबूर होकर किसानों की मांगों को स्वीकार करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। न कर्जा माफ की बात उन्होंने की, न किसानों को फसल का वाजिब दाम देने की बात की। ये 2 मुद्दा जिस पर पिछला चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई, उससे उन्होंने सबक नहीं लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में इस देश का किसान अब भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। इन दोनों को छोड़कर ये राष्ट्रवाद का नया नारा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मूल मुद्दा किसानों को रोजी रोटी दिलाने का है, मूल मुद्दा किसानों के बेरोजगार बेटों को नौकरी देने का है। इन दोनों से ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज एक झूठा घोषणा पत्र जारी किया है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, झूठा नहीं है बल्कि राष्ट्रवाद केवल नारा नहीं है, झूठ का पुलिंदा है, हमारी जीवन पद्धति है। झूठा नहीं, झूठ का देश नहीं पुलिंदा रहेगा है। तो कौन रहेगा? माननीय चंद्रशेखर साहू जी कृषि मंत्री रहे हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। कृषि मंत्री रहते हुए आपने बोनस का वादा किया था किसानों से, क्या हुआ उन वादों का? उसका जवाब छत्तीसगढ़ के किसानों ने आपको जमकर दिया। आप 15 सीटों पर सिमट कर रह गए। मैं यही कहना चाहता हूं, जो गलती छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने की है उसको लोकसभा चुनाव में दोहराने जा रहे हैं और किसान इस बार मुंहतोड़ जवाब दे। और अभी भी देखिए, घोषणा पत्र में साफ है कि हम हर किसान को सम्मान निधि देंगे, ये हमारे इसमें है। कांग्रेस फसल बीमा योजना भी आई। के बारे में क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में कहना चाहूंगा, अब तक जो वादा किसानों से कांग्रेस ने किया था वो पूरा होता दिखाई देता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तो फसल के वाजिब दाम को लेकर चुप रही, लेकिन 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान देने की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने की है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों के हित में कांग्रेस कहीं ज्यादा आगे दिखाई देती है।
मतलब जो केंद्र में जो आप और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है उस तरह की बात आप नहीं, मैं वैसी कोई बात नहीं, मैं शुद्ध रूप से किसानों की बात करना चाहता हूँ। किसानों के हित में जो सरकार जो पार्टी काम करेगी उन किसानों को भाई साहब बैठो चुपचाप बैठो। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के किसानों ने एक करारा जवाब दिया था। पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का, उस वादा को इन्हें पूरा नहीं किया। अब इसका फल को भुगतना पड़ेगा और यही स्थिति होने वाली है इस बार के चुनाव में। किसानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई है उसका मुंहतोड़ जवाब इस बार किसान देंगे। चलिए काफी संख्या में हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आप बताइए, आपका क्या सवाल है, क्या मानना है चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? देखिए, ये लोकसभा चुनाव है, चूंकि यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। मैं माननीय सत्यनारायण शर्मा जी से पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया कि अब न्याय होगा, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस स्वीकार कर चुकी है कि आजादी के बाद से अब तक, चूंकि उनकी सरकार काफी समय लगभग 65 वर्षों तक रही है, तो क्या उन्होंने न्याय नहीं किया? मतलब वो स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने इस देश के साथ अन्याय किया है, इसलिए अब नारे ला रहे हैं कि अब न्याय होगा। पिछले 5 सालों में न्याय नहीं हुआ जनता के साथ में, और इसलिए 5 साल का गैप अब पूरा होगा। माननीय चंद्रशेखर साहू जी ने विधानसभा के चुनाव के पराजय के बाद जो आक्रमण अपनी पार्टी पर किया था, माफी मांगने की बात कही थी, भूल गए चंद्रशेखर साहू जी। और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के प्रति आप उसको गलत ट्वीट कर रहे हैं। मैं साहू जी ने अपनी पार्टी की आलोचना की थी। नहीं, अपनी पार्टी की आलोचना का विषय ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी। आज आपके जो सवाल है न्याय का विषय है, आप ये मानते हैं कि पिछले 60 सालों में कोई न्याय नहीं हुआ? आज न्याय की बात कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय मुद्दे से भटका रहे हैं। और 75,000 सत्यनारायण जी, आप विषय से लोगों को भटका रहे हैं। आप भटका के क्या पाना चाहते हैं? जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। सवाल का जवाब मैंने दिया है। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने कोई वादा पूरा नहीं किया, और इसलिए 72,000 रुपए गरीबों को देने का वादा, गरीबों के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 साल में किया है, इतिहास गवाह है। 60 साल और 60 महीना, ये दोनों कंपेयर होगा। और इसी तरीके से एक बार फिर से ये तय होगा कि हिंदुस्तान को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत भारतीय जनता पार्टी और केवल आप इस तरीके से बात करके आप ये कह नहीं सकते। राष्ट्रीय मुद्दा यदि हमारे सामने है तो उसमें साफ है, ये देश यदि किसी के हाथ में सुरक्षित रह सकता है आज भी तो नरेंद्र मोदी के हाथ में रह सकता है। नरेंद्र मोदी के हाथ में। और सवाल ले लेते हैं, और सवाल आप बताइए, क्या सवाल है? मेरा माननीय सत्यनारायण शर्मा जी से एक सवाल है। आपने एक पॉम्पलेट छपवाया है, प्रमोद दुबे जी पिछले 5 साल से महापौर हैं, और इसमें पिछली भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उन्होंने खुद को उपलब्धि बताई है। इसमें देखिए, नालंदा परिसर को खुद अपना बताया है, मरीन ड्राइव को खुद अपना बताया है, इंडोर स्टेडियम ये से जितने हैं, सुभाष स्टेडियम 2008 में बना है, उन्होंने अपना बनाया है। ये नगरीय निकाय के जितने पूरे काम उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई है। क्या 5 सालों में प्रमोद दुबे जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इस पॉम्पलेट में उठा सकते थे? चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। बताइए, इनका आरोप है कि प्रमोद दुबे की जो उपलब्धियां बताई गई है, ये सब उपलब्धियां प्रमोद दुबे जी के कार्यकाल में हुई है। प्रमोद दुबे जी कैसे हो रहा है? प्रमोद दुबे जी ने सब करवाया है। सरकार किसी की भी हो, लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी में जो मेयर रहता है श्रेय उसी को जाता है। चलिए आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर है। 2014 का घोषणा पत्र ये पुनः जारी करेंगे क्या? 2014 के घोषणा पत्र का एक भी मुद्दा इन्होंने पूरा नहीं किया। देश में अराजकता फैली। कृपया शांति बनाए रखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना भाई। यहाँ हेलो, ये क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो यार? हेलो, अरे क्या कर रहे हो यार आप लोग?
नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पहले ही कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी बात रखें, और ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छी चर्चा होगी। ये तरीका ठीक नहीं। देखिए, चुपचाप शांति बनाए रखें। अपने जगह पे बैठ जाइए, अपने जगह पे बैठिए, शांत हो जाइए। अरे मित्रों, शांत हो जाइए। अपने अपने जगह पे बैठिए। मैं बोल बैठ जाइए सब अपने जगह में। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आप लोग शांत रहे, शांति बनाए रखें। सब शांत होकर बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। अलग अलग दोनों। हेलो, सब लोग बैठ जाइए। शांति बनाए रखें, ये आपका कार्यक्रम है। कोई नारा नहीं लगाएगा, नारा कोई नहीं लगाएगा। अपनी बातें रखिए। चलो बैठो। ये आपका कार्यक्रम है, शांति बना के रखें। ये कार्यक्रम आपका है, शांति बना के रखें, क्योंकि इसका प्रसारण लाइव हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कार्यक्रम का प्रसारण लाइव हो रहा है, इसलिए आप धैर्य के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, जिसे हम कार्यक्रम से शुरू कर रहे हैं। आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। सब ठीक नहीं है। आपको सब लाइव देख रहे हैं। मेहरबानी करके प्रत्यक्ष रहे। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। अपनी जगह पे बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। लाइव हो रहा है, लाइव देख रहे हैं सभी। इसमें आपकी बदनामी होगी। कोई भी ऐसा काम मत करे जिससे आपकी बदनामी हो। सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। अरे मित्रों, सभी आप अपने जगह बैठेंगे। अच्छी चर्चा होगी। इसमें कोई चर्चा शक्ति करिए। परीक्षण नारा नहीं है। राजनीतिक गलत यहाँ पर हम लोग शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। नारेबाजी से कुछ होना नहीं है। और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वराज एक्सप्रेस का लड़ाई का मैदान नहीं है, बनाया किया। सूचना का मैदान है। लाइव हो रहा है, आप लोग देखें। एक बार सब एक साथ पूरे प्रदेश की जनता आपको देख रही है। आप क्या करने जा रहे हैं? और खासकर हमारे पूरे युवा प्रदेश मित्रों की से निवेदन जनता है आप सब कि आप को देख रही है। इस तरीके से ऐसी उत्तेजित कोई होकर हरकत बात मत करेंगे। करें केवल जिससे आपकी नारेबाजी से बदनामी बातचीत हो। नहीं होगी। सब अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। सब जल्दी सही बात है, बैठ कांग्रेस जाइए। की बदनामी हो रही है इसमें। भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही हो रही है। कैसी बात करते हैं? देखिए, आप बदनामी आपके साथ हो रही है। दोनों बदनामी आपकी हो रही है। जाइए। और इस तरीके से समझिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझाइए, करेंगे, बैठ कैसे जाएं। होगा बताइए। बैठ जाए। सभी चलिए बैठ जाइए। सब बैठ जाइए। मेरा दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि नारेबाजी न करें, शोरगुल न करें। सभी के पास में आऊंगा। सभी अपनी अपनी बातें रखें, अपने प्रश्न पूछें। कृपया सभी साथी शांत हो जाएं। एक निवेदन आप सभी से। चलिए फिर से सवाल लेते हैं। हाँ, आप सभी लेते हैं। हाँ, चलिए बैठ जाइए सब। चलिए सवाल लेते हैं। हाँ सर, ये कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। मैं पूछता हूँ, जिनका आका अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, उनका हिंदुत्व खतरे में। मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ पे अपने आप को सिक्योर मानता हूँ। क्या इस देश में क्या बिगड़ी हुई शिक्षा प्रणाली और बेलगाम अर्थव्यवस्था, ये इनके लिए एक मुद्दा नहीं है? कभी ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं। अरे भाई, रोजगारी के नाम पे कब दोगे? हमको रोजगार कब दोगे? मैं MBA हूँ,
मैं क्या पकौड़े तलने के लिए बैठा हूँ? और जो ये चौकीदारों के नाम पे जो मुखौटा पहन के बैठे हुए ना, उनके लिए मुखौटा मैं ये ला के दिया हूँ, ये लगा के घूमे ये इसके लिए। चलिए साहू जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है, हर जगह से यही बात आ रही है। शिक्षा प्रणाली के मामले में भी केंद्र सरकार ने बहुत मेरी बात सुन लीजिए, पूरे जगह भी ये मुद्दा बना हुआ है कि भाजपा केवल जो है हिंदुत्व के मुद्दे को आगे करके अपनी तमाम विफलताएं, जो पिछले 5 साल की विफलताएं हैं, खासतौर पर रोजगार के लिए वादा किया था कि करोड़ों लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये देखा गया है कि पिछले 5 साल में बेरोजगारी की दर भारत में सबसे ज्यादा बढ़ी है। काला धन वापस लाने की बात हुई थी और भी बहुत सारे वादे किए गए थे, जैसा कि लगातार कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि उनके 5 साल की उपलब्धि क्या रही है, लेकिन घूम फिर कर बात जो है आंतरिक सुरक्षा, हिंदुत्व, इन सारे मुद्दों पर आ जाती है, जैसा कि उन भाई साहब का कहना है कि वो MBA हैं। और मनोज जी, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से युवा मित्र के जो सवाल है उसको बहुत शांति और धीरज के साथ देना चाहता हूँ। हिंदुत्व कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व हमारी जीवन पद्धति है और आगे भी रहेगी। हम सरकार में रहे न रहे, चुनाव लड़े न रहे, हिंदुत्व हमारी जीवन पद्धति है, वो कोई मुद्दा नहीं है, वो कोई चुनावी मुद्दा भी नहीं हो सकता। केवल आप घोषणा पत्र में नहीं हिंदुत्व, जवाब शांति सुनिए, आप जवाब शांति से सुनिए। MBA का प्रश्न है और शिक्षा प्रणाली का प्रश्न है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात कही गई है। अभी तक के जो शिक्षा प्रणाली है केवल बेरोजगारी पैदा करने वाली रही है और इसीलिए एक राममूर्ति कमीशन, कोठारी कमीशन और अभी फिर से जो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जा रहा है उसके पीछे आप भाव समझिए। और इसी के लिए सारे युवा मित्रों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, एक बार फिर से अपनी भागीदारी इस शैक्षणिक वातावरण को सुधारने के लिए होनी चाहिए, ये बात कही गई है। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, केवल सरकारी क्षेत्र में यदि हम रोजगार की बात कहेंगे तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि हमारे सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए, लेकिन कौशल उन्नयन की बात है, कौशल उन्नयन, प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन, और उसमें हजारों लोग, लाखों लोग, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे हमारे यहाँ इजी ऑफ डूइंग हो, ये सारे हमारे ऐसे इनिशिएटिव है जिससे लोग आत्मनिर्भर हुए हैं और उसका एक अच्छा परिणाम हमारे पूरे युवा शक्ति में HR जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी आप स्थिति देख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्सेज का हमारा जो इंडेक्स है उसको आप देख लीजिए और हमारी इकोनॉमी में जो भी बूम आया है उसको आप देख लीजिए। एक बार फिर से आप देखिए, आप एक पार्टी के कार्यकाल को आप आलोचना कर सकते हैं लेकिन देश का आलोचना मत करिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां संभावनाओं से भरपूर देश है और इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं यदि एक कदम आगे बढ़ाता हूं तो हिंदुस्तान का नागरिक 130 करोड़ लोगों का यदि एक कदम आगे बढ़ता है तो और वो एक नया हमारे सामने चित्र उभरता है और इसलिए नए भारत की बात की जा रही है। और इसलिए मनोज जी, मुझे लगता है युवा साथी यदि इस बात को समझेंगे तो आने वाले समय में नया भारत का जो कल्पना है वो पूरा किया जा सकेगा। चलिए और सवाल ले लेते हैं, और सवाल। हाँ, और हाँ, आप कुछ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 5 साल में अभी तक 2 करोड़ लोग को भी रोजगार नहीं मिला है। वो सवाल हो चुका है। आप जैसे अभी इन्होंने युवाओं के रोजगार की बात की साहू जी ने, ज्यादा नहीं, एक मिनट मित्रों, ज्यादा नहीं, 2 करोड़ की बात ही नहीं करते। सरकारी रिपोर्ट आई है 30 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हैं। 2 करोड़ तो छोड़ दो, 5 साल में वो 23 लाख पद अभी तक क्यों नहीं भरे गए? उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकारी नौकरी 2 करोड़ के इन्होंने वादा किया। उसके बाद आज इनका जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र, वो जुमला पत्र है, उस संकल्प पत्र में जो 75 के 75 बिंदु है वो 2014 के पूरा दोहरा दिया उन्होंने। नया कोई विषय इनको मिला ही नहीं। और राम मंदिर को इस बार इन्होंने पलटी मार दी कि राम मंदिर हम कानूनी प्रक्रिया के अनुसार करेंगे। मतलब हम हम हिंदू लोगों की भावनाओं से सन 84 से खिलवाड़ कर रहे हैं और अब दोबारा कानून की आड़ लगे खिलवाड़ करें। कम से कम राम मंदिर में अपना स्पष्ट मत दे, अपना मत दे और अपना विश्वास हमारे बीच में जगाएं। कैसे हम विश्वास करें कि ये राम मंदिर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? चलिए साहू जी, इसका जवाब चाहूंगा। आज जो घोषणा पत्र भाजपा का आया है,
ज्यादातर लोगों की जो भी खास तौर पर विपक्ष की ये प्रतिक्रिया है कि ये एक और जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ भी ठोस नहीं है। क्या क्या कहेंगे इस बारे में? देश जुमलेबाजी से चलता है ना, कोई पार्टी जुमलेबाजी से चलती है। आप देखिए पांचवा चैप्टर है, जुमलेबाजी को एक मिनट सुन लीजिए। पांचवा जो चैप्टर है कल्चर संस्कृति, उसमें पहला जो अध्याय में है वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है, केवल किसी राजनीतिक दल का भी विषय नहीं है। और इसी राम मंदिर के ताला खुलवाने के लिए सबसे पहले इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, उसने खुलवाया। आज हम इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय राम मंदिर का मुद्दा है, और आज भी राम मंदिर का मुद्दा शाश्वत मुद्दा है, केवल चुनावी मुद्दा नहीं है। प्रयास करेंगे, केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, प्रयास करेंगे, उसको बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। और हर हालत में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी राम मंदिर बनेगा, चलिए और आप लोग तो राम मंदिर बनाना चाह रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, तारीख नहीं बता रहे हैं। चलिए आप कुछ। मैं सत्यनारायण शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ताला खुलवाया था ठीक है, लेकिन आज आपकी पार्टी के बड़े नेता राम मंदिर के खिलाफ लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आपके नेता जनेऊ पहन के और गंगा जी में डुबकी लगा के चाहते राम मंदिर बन जाएगा। कब तक आप हिंदुओं को इस प्रकार से चलते रहेंगे? राम मंदिर की आड़ में लाखों करोड़ रुपए खा गए, चंदा कर लिया, लेकिन तारीख नहीं बता रहे हैं। तो आपके साथ के नेता तारीख बताए पहले, राम मंदिर कब बनाएंगे इसकी तारीख बतानी होगी, तारीख बतानी चाहिए। कहाँ गए वो शिला पूजन का पैसा, कहाँ गई वो शिलाएं, कहाँ गए वो पैसे का हिसाब किताब? पैसे का हिसाब से आप क्यों नहीं बता रहे? चलिए पैसे का हिसाब देना होगा, राम मंदिर पैसे का हिसाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी। और सवाल सत्यनारायण जी ने भी चंदा दिया है, बिल्कुल दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि आप लोग अपने चैप्टर में बोले हैं कि हम प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये तो लिखी कि हम प्रयास करेंगे, कांग्रेस पार्टी आज तक कब बोली आप प्रयास भी नहीं करना चाहते हो? और अब तारीख की बात करते हैं, आप पहले उन किसानों को जिनको आप छले हैं उनके लिए बताइए कि तारीख उनका कर्ज माफ कब तक पूरा हो जाएगा, पहले उसकी बात करिए। पूरे किसानों का कर्ज माफ आप डेटा दे दीजिए। डेट की बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं। चलिए 10,000 करोड़ माफ किया प्रदेश की सरकार ने। चलिए और सवाल ले लेते हैं। मेरा क्योंकि प्रश्न धार्मिकता से जुड़ा हुआ चल रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि देखिए हिंदुत्व और राम मंदिर की बातें पर्याप्त हो चुकी, रायपुर के दूसरे और मुद्दे उन पे चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल उसमें जुड़ा हुआ है कि पिछले विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी जनेऊ पहन के मंदिर घूम रहे थे। वायनाड सीट में एक भी राम मंदिर नहीं या कोई मंदिर नहीं दिखा क्या उन्हें घूमने के लिए कि वहाँ मंदिर चले जाते? पूरे वायनाड सीट में कोई मंदिर नहीं दिखा उनको। मंदिरों में राम मंदिर होते हैं। राहुल गांधी जी आस्था के प्रतीक है, आस्था तुमके मन में है और इसीलिए गए, और हर मंदिरों में राम मंदिर होता है। चलिए और सवाल। मेरा कांग्रेस से प्रश्न है कि किसानों का पूर्ण कर्जा माफी कब होगा? अभी तक तो जिन्होंने कर्जा पटा दिया है उसी का माफ हुआ है, जो पटा दिया उसी का वापस आ गया पैसा। अभी इस प्रश्न का जवाब आ चुका है। और दूसरा प्रश्न। 10,000 करोड़ रुपए माफ किया भाई। मध्यम वर्ग परिवार जो टैक्स देता है, तो गाँव के किसान की बात क्या समझोगे? मध्यम परिवार जिनके टैक्स से आप कर्ज माफ कर रहे हैं, कर्ज माफी करके रास्ता निकाल रहे हैं कि हम सत्ता पे आ जाए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आपके घोषणा पत्र में क्या योजना है? बार बार अब हमारे टैक्सों से हम ये किसानों कर्जा माफ करेंगे बोल के आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या योजना है आपके लिए? हम टैक्स देते हैं। चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसानों पे बहुत चर्चा हो गई, मध्यम वर्गीयों के लिए दोनों राजनीतिक दल क्या क्या करेंगे, मैं दोनों से ही आप दोनों से जानना चाहूंगा। ने कहा है कांग्रेस की सरकार बनी तो 72,000 करोड़ रुपए, 72,000 रुपए एक साल में गरीबों को देंगे, इसमें सभी आ जाते हैं। दूसरी बात, बिजली का बिल आधा माफ किया, मध्यम वर्ग की परिवार भी आते हैं, और भी जो हमारी योजनाएं हैं उसमें सभी में मध्यम वर्ग के लोगों का पूरा ख्याल रखा है। जी आपसे जानना चाहूंगा, मध्यम वर्गीयों के हितों के लिए राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार पेट्रोल डीजल का माफ क्यों नहीं कर
पेट्रोल डीजल के कमी में उसके दरों में कमी क्यों नहीं कर रही है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए? पेट्रोल डीजल के भाव कम करो, रसोई गैस के भाव कम करो, तब हम जानेंगे मध्यम वर्गीय लोगों मनोज जी, भाजपा सरकार करती है। मध्यम वर्गीय इस देश के ऐसा वर्ग है, शांत रहिए, जो एक प्रकार से सर्वाधिक संख्या में बोल दिया ना यार किसानों के बाद ये नारेबाजी नहीं चलेगी। पहले और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आप सवाल करिए, मैं आऊंगा आपके पास। उनके आय में वृद्धि के लिए आप घोषणा पत्र उठा के पढ़ लिए, आज ही पूरा आपके नेट में है। और मध्यम वर्ग की बसारे हिंदुस्तान एक बार फिर से भारत को 5वें सर्वाधिक इकोनॉमी फर्स्ट इकोनॉमी वाले देश बनाने वाला है, इसी मध्यम वर्गीय के बदौलत। और जो स्टार्टअप है, जो आप जितनी योजनाएं हैं, मुद्रा लोन योजनाएं, ये मध्यम वर्गीय के लिए है। और इन योजनाओं को फिर से कंटिन्यू करके मध्यम वर्गों के लिए एक बार फिर से हम नया आर्थिक ढांचा जो हम खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने जन समर्थन मांगा है। और ये बात तय है कि हम हिंदुस्तान के मध्यम वर्गीय को पूरी राहत देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में दिखाई नहीं देता। चलिए, भाजपा के घोषणा पत्र में कहीं दिखाई नहीं देता इनका मुद्दा। चलिए और सवाल लेते हैं। आप कुछ बोलना चाहिए। देखिए, यहाँ दल तो अपने अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ बैठा हर व्यक्ति भारतीय जरूर है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि कांग्रेस का जब घोषणा पत्र आया तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उसकी तारीफ की। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होगा, और महबूबा मुफ्ती आज कह रही हैं कि हिंदुस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और देशद्रोह कानून कम करने की बात कर रहे हैं, कश्मीर से सेना हटाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जवाब दे, ये राष्ट्र विरोधी लोग जो कांग्रेस के घोषणा अपना घोषणा पत्र फर्जी का देना है। चलिए जवाब ले लेते हैं। फर्जी का देना है। ये भाजपा का एक बड़ा आरोप है कि ये कथन फर्जी है। मैं बता रहा हूँ, ये फर्जी कथन है। ऐसा किसी ने नहीं कहा, प्रमाणित करे ऐसा कहा है। नहीं, राष्ट्रद्रोह वाली जो धारा है 124, उसको हटाने की बात कही है, उसको लेकर काफी भाजपा का आरोप लगातार आ रहा है। इस पर भाजपा पर यही आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कांग्रेस पार्टी के देना है। पहले जम्मू कश्मीर में दूसरे लोगों से मिलकर सरकार बनाती है, बाद में सरकार गिरा देती है। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। जी, चलिए और सवाल लेते हैं। आप शर्मा जी, आप बताइए, क्या रायपुर का क्या लोकल मुद्दा है जिसपे आप सवाल करना चाहते हैं? भैया, राम मंदिर तो अयोध्या का मुद्दा है और भारत देश का मुद्दा है, पर हमको रायपुर में लोकल में चंदू भैया और सत्तू भैया दोनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक रायपुर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि भाजपा के कार्यकाल में शुरू हुआ और कांग्रेस के कार्यकाल में पूरा हो रहा है। वो इतना टेढ़ा बन रहा है, पर दोनों पार्टी अभी तक वहाँ मौके में नहीं आई है। क्या मतलब राम मुद्दा और ये सब चिल्ला रहे हैं जब अपना ये क्षेत्र का नहीं देख पा रहे हैं? तो चलिए और सवाल लेते हैं। और देखिए आधे घंटे के लिए कार्यक्रम बढ़ा दिए हैं। बैठिए, क्या हुआ? अरे भैया, अरे हम लोगों से पूछेंगे ना, दोनों से तो पूछ रहे हैं। ये कहते हैं 1 घंटे एक्सप्रेसवे का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की कमीशन खोरी का प्रमाण है। इसी तरह से रायपुर की छाती पर स्काई वॉक बना हुआ है, ये कमीशन खोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। उस वक्त कहाँ गए थे आपके नेता? चलिए बैठिए, मैं सवाल लेता हूँ। चलिए सवाल लेता हूँ। चलिए बैठिए। हाँ, चलो ना यार, ले रहे हैं, 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। चलिए बैठिए। बैठो। हाँ, चलिए बैठिए। चलिए बैठिए। हाँ। चलिए बैठो ना यार, तब तो कैमरे में दिखेगा। बैठो। चलो चलिए। हाँ पूछिए। चलिए क्या? हाँ, एक करके पूछिए। हाँ। मेरा चंद्रशेखर जी से एक छोटा सा सवाल था।
माफ करिएगा, मुझे छत्तीसगढ़ के बाहर के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का सवाल आपसे कर रहा हूँ। आपने राम मंदिर के मुद्दे पे बात की थी, आपकी जानकारी में है कि नहीं ये तो मैं नहीं पता, लेकिन आपकी जानकारी में डालता हूँ। जो हमारे आरंग विधानसभा में चंदखुरी हमारा एक गांव है, जहां 17 साल से राम मंदिर में ताला लगा हुआ था। जब कांग्रेस सरकार आई है, शिव डहरिया जी जीत के आए हैं, तो उस राम मंदिर का ताला खुला है। आप बात राम मंदिर की करते हैं तो 17 साल से बीजेपी के जो सांसद थे, उनके परिवार ने इस मंदिर में ताला लगाया था। इसका जवाब दीजिए मुझे। चलिए और कौन पूछना चाह रहा है? मैं बोलना चाहता हूँ, अविनय कुमार दुबे, ग्राम प्रवक्ता, तहसील हरसिंवा। मोर मोबाइल में मैं सुखर हाथ के पैसा है, मोर मोबाइल में बोनस के पैसा है। सवाल कुछ नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ है। मेरे पास आओ अविनय कुमार दुबे, मैं आपको प्रूफ दूंगा। मेरा भी हुआ है। अभी हमारे भाई साहब ने मुझसे हम लोगों से सवाल किया था कि महबूबा मुफ्ती सईद उनके बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई जब वो देशद्रोही थे? और आज की तारीख ही नहीं, आरएसएस का इतिहास रहा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बैठ के आजादी के पहले से सरकार चलाई है। चलिए और सवाल लेते हैं। डॉक्टर पुनीत गुप्ता, तुम्हारा दामाद कहाँ है? या तो मानो चौकीदार चोर है। हिंदू मुस्लिम पे आप चलिए व्यक्तिगत भाजपा सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की जात पात की राजनीति करती है, और ये सब एक कर रहा है। तो आपको उसके लिए दूसरा मंच है भाई। आप जब व्यक्तिगत छीटाकशी करेंगे तो उसके लिए बहुत दूसरा मंच है, आपके पास खुला हुआ मंच है। मैंने पहले भी कहा कि 2014 के घोषणा पत्र में एक भी चीज इन लोगों ने पूरी नहीं की। वो जुमला कहकर जनता का अपमान किया। पूरा देश नोटबंदी के अपमान से, जीएसटी के तकलीफ से झेल रहा है। नोटबंदी में कितना रुपए वापस आया ये आज तक गिनती नहीं कर पाए हैं मोदी जी। अब जात पात और पाकिस्तान के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ गया विकास? विकास की बात करने वाले लोग आज विकास की बात क्यों नहीं करते? विकास के मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 36 जन घोषणा पत्र के वादों में 17 वादे पूरे किए हैं। इसे कहा जाता है घोषणा पत्र, जिसमें 100 दिन के अंदर वादे पूरे किए जाते हैं। 15 साल में इनके मुख्यमंत्री का दामाद आज फरार है छत्तीसगढ़ में। ये बहुत शर्म की बात है। चौकीदार के लोग ही चोर हैं। गिरीश जी, आपसे सवाल करते हैं, विकास आज भी विकास का ही मुद्दा है, और हम लोग जो जीतेंगे विकास के लिए जीतेंगे। एक और फिर से आप व्यक्तिगत छीटाकशी करके किसी तरीके से आप माहौल को गंदा करेंगे, उससे नहीं। जिला अध्यक्ष है, आपके सवाल को हम जवाब देना चाहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि हम रायपुर से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी और हंगामा करके सार्थक चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आज हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस चलते स्टूडियो। बहुत हुई महंगाई की मार।